हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद फ़खर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम तीन बड़ी दिलचस्प बातें आपसे डिस्कस करना जा रहे हैं। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान मुलाकात हुई है, मामला आगे किधर जाएगा। दूसरे नंबर पर हम आपको कुछ वाक़यात बताएंगे, फ़खर दुरानी कुछ वाक़यात बताएंगे और कुछ मैं बताऊँगा कि कब कब जजेस को ख़रीदने की कोशिश की गई, कब कब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने या इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत करने की कोशिश की। कुछ ऐसे जजेस थे जो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुए। तो वो कौन थे? फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारे चीनी भाइयों की। पाकिस्तान भरपूर तहकीकात कर रहा है। जो वाक़या हुआ है बशाम में, 5 चीनी जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं, इसके ऊपर चीनी रद्द-ए-अमल किस तरह का रिसीव कर रहे हैं। तो इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी फ़खर, आप ठीक है? अल्लाह का करम। आप MNA लग रहे हैं। मुझे अच्छा, ये आप दूसरे बंदे हैं जो जिसने आज मुझे ये कहा इसको है। मतलब है ज़ुबान खल्क है, नकारा खुदा होती है ऐसे ये आप दूसरे बंदे हैं, तो मैं अब ये सीरियसली सोचना शुरू हो गया हूँ कि ये ड्रेस कोड जो है ना चेंज करूँ। ये इस तरह का जो हम रिपोर्टर हैं तो ये नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है फिर मुझे सोचना पड़ेगा। नहीं, कल हो सकता है आप MNA भी बन जाए। MNA बड़ा बाइज़्ज़त आदमी होता है यार। नहीं शाह जी, आप अपने लैया के वो अवाम को रिप्रेजेंट करेंगे। MNA वाला वो नहीं है, टेम्परामेंट नहीं है। और अच्छा, वो टेम्परामेंट क्या होता है जो आप में नहीं? उसमें जो सबसे अहम बात है ना, किसी सियासतदान के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव होना पड़ता है, और मैं बिल्कुल उसका अपोजिट हूँ। मैं सिर्फ ऑफिस और ऑफिस से घर वाला इंसान हूँ। तो वो मेरा ख्याल है कि मेरे अंदर वो चीज़ है ही नहीं। तो ये जो है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जो आपने मुझे बताया MNA वाला, ये फिर मुझे अब दोबारा गौर करना पड़ेगा अपने ड्रेसिंग के ऊपर। चले आप सेनेटर बन जाए। शाह जी, ये जो है ना, ये मेरे बस में नहीं है सियासत वाला, तो हम ये सहाफ़त पे ही वो करते हैं। आप मुझे, हाँ यार ये बताएं कि आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब गए थे आज। मैं कहता हूँ कुछ बात आप करें, कुछ मैं करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से मुलाकात की है और उसके बाद फुल कोर्ट का इजलास भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का। तो आपके पास क्या है कि क्या अंदर क्या बातचीत हुई है? अच्छा शाह जी, अंदर की तो मेरे पास नहीं है कि मुलाकात के अंदर एग्जैक्टली क्या डिस्कस हुआ है प्राइम मिनिस्टर और जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से, लेकिन जो कल और आज के जो डेवलपमेंट हुई है ना, मैं उसके ऊपर बतौर एक सहाफ़ी जो मेरी असेसमेंट है, कल जैसे ही ये फुल कोर्ट का इजलास हुआ ना, तो उसके बाद ये सहाफ़ियों की तरफ से रिपोर्ट किया गया कि फुल कोर्ट का एलामिया जल्द ही जारी किया जाएगा, जो कि हमने देखा नहीं हुआ। और उसके बाद जो है ये फिर खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चीफ़ जस्टिस से मिलना चाहते हैं, और चीफ़ जस्टिस ने रजामंदी ज़ाहिर कर दी मिलने के हवाले से। 1.5 घंटा कोई मुलाकात रही है चीफ़ जस्टिस के चैम्बर में, प्राइम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर भी और अटॉर्नी जनरल भी साथ थे, और उसके बाद जो है फ़ौरन ही दोबारा फुल कोर्ट का इजलास जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब ने बुला लिया। अब देखें, कल जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ वो तो एक लॉजिकल था कि 6 जजेस ने जो है वो एजेंसियों की इंटरफेरेंस के हवाले से ख़त लिखा है ओपनली, तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये हक़ वैसे ही बनता था फुल कोर्ट का वो बुलाना, क्योंकि माजी में हमने ये देखा कि रिवायत जो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब ने अपने चीफ़ जस्टिस को अप्रोच किया था, जो उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, या चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी किया था, लेकिन इग्नोर कर दिया गया था। जो कि मैं समझता हूँ ये काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये एक अच्छा वो किया, इनिशिएटिव लिया कि ये एक ज़्यादा अहम, क्योंकि अब इसमें जो स्केल था वो ज़्यादा बड़ा हो गया कि 6 जजेस की तरफ से ये इंटरफेरेंस का आया, तो ये एक अच्छा स्टेप था। मैं समझता हूँ अगर कोई इनकी जगह पे, जिस तरह आप लेटर में भी पढ़े ना, तो उन्होंने लिखा जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी इन्होंने अप्रोच किया, और उसके साथ साथ जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ भी टेकअप किया गया था, और मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये जो 6 जजेस का ख़त है ना, ये एजेंसियाँ जितने वो इंटरफेरेंस का उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आ रही है, उतनी ही ज़िम्मेदारी ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके ऊपर भी, कि 1 साल पहले तक वो उनको टेकअप किया गया, तो उन्होंने कोई उसके ऊपर अपने जजेस की प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं। तो वो तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने भी नहीं की जब तक ये ख़त नहीं लिखा गया। नहीं, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बात कर रहे हैं आप, तो उन्होंने क्या इनको भी अप्रोच किया है? नहीं, तो वो ख़त में लिखा हुआ है, वो इनसे भी मिले थे, उनको पता था कि ये हुआ। और उससे पहले वाले भी बंदियाल साहब और उनके लिए भी वो था। तो
इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर भी आती है कि ये क्यों नहीं अपने जजेस को वो प्रोटेक्शन दी गई। बहरहाल जो मैं अभी ये पिछले कल और आज की जो डेवलपमेंट है ना, उससे मुझे ये लग रहा है कि ये जो काजी फायज़ ईसा साहब हैं, ये बजाय इसके कि कोई ख़ुद से डिसीजन ले लेते, कोई बेंच तश्कील कर देते जैसे माजी में हम देखते आए हैं, ये इन्होंने फुल कोर्ट का एक तो ये रिवायत अच्छी, और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि जो एलामिया जारी नहीं हुआ ना कल, उससे मुझे ये लगता है कि ये शायद कोई जुडिशल कमीशन की तरफ मामला जाएगा, कोई जुडिशल कमीशन बना देंगे, और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये जो अदालत है वो ख़ुद से कमीशन कंस्टिट्यूट करने की उसके पास अख्तियारात नहीं होते, ये हुकूमत के पास होते हैं जुडिशल कमीशन कंस्टिट्यूट करने के, तो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज़ एक्ट के तहत। तो ये इसलिए शायद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, और उसके बाद जो मुलाकात में के बाद फिर ये ख़ुद से कोई फ़ैसला तय करने की बजाय अभी जो इन्होंने वो बुलाया है फुल कोर्ट का, ये भी उसी की कड़ी है कि ये अपने पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को ये बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात में क्या डिस्कशन हुई और क्या ऑफ़र की गई जो हुकूमत की तरफ से, या जो भी। ये एक तो मेरा ख्याल है कि ये इनका जो मकासद है इस कमीशन जो फुल कोर्ट की जो मीटिंग बुलाई है, एक इसके, और दूसरा ये एक्सपेक्टेड है जो एलामिया नहीं जारी किया, तो इट मीन्स कि अदलिया जो है कोई ख़ुद से अपना माइंड जो है वो शो नहीं कराना चाह रही, कमीशन बना के उसकी जो भी तहकीकात हो, इन्वेस्टिगेशन की जो भी फाइंडिंग है, शायद उसके बाद वो हो। एलामिया ना जारी करने का जो मैं समझता हूँ कि ये मकासद हो सकते हैं कि अदलिया अपना माइंड शो कराने की बजाय तहकीकात हो जाए, उसके बाद ही जो भी फ़ैसला होगा वो करेगी। मेरा ये ख्याल है कि देखिए कि जो सबसे बड़ी और पहली जिम्मेदारी है ना वो अदलिया के ऊपर आयद होती है। बिल्कुल। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने बात की, उनको इग्नोर किया उनको तहकीकात करने के बजाय उनको सैक कर दिया गया। वो तमाम जजेस जिम्मेदार हैं। फिर अब ये बात हुई तो सोशल मीडिया के ऊपर इन जजेस के खिलाफ भी एक वो चल रही है। ठीक है, हमारी जुडिशरी में ऐसे लोग थे जिन्होंने एक सर्टन पार्टी की तरफदारी की, लेकिन ऐसे लोग भी तो हैं जो एक दूसरी सर्टन पार्टी की तरफदारी भी करते हैं। ठीक है, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी वो नरम गोशा रखते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अदलिया, और मुझे उम्मीद अदलिया से ही है, आप देखें मीडिया ने सरेंडर कर दिया हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको देख लें क्या हो रहा है। तो मीडिया और जो सोशल मीडिया, वहाँ पर फेक न्यूज़ इतनी है कि आपको पता ही नहीं लगता कि कौन दुरुस्त है कौन गलत है। ठीक है, सिविल सोसाइटी, हम बड़ी बात करते हैं, सिविल सोसाइटी की कमर टूट चुकी हुई है, कोई बात ही नहीं है। जो लोग रजिस्ट कर रहे हैं आज, पीटीआई वाले तो रजिस्ट कर रहे हैं ना कि उनका तो चक्कर कुछ हो रहा है इक़्तिदार के लिए, और वो खान साहब पीटीआई के जो लोग तो रजिस्ट कर रहे हैं अपनी काज के लिए, लेकिन खान साहब कहते हैं मेरी मुलाकात कराओ, मैंने एक ही बंदे से बात करनी है। तो वो भी मुझे जो रजिस्ट कर रही है ना पाकिस्तान में सुप्रीमेसी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के लिए, वो कहीं ना कहीं अदलिया कर रही है या हमारे वकला कर रहे हैं। हम माने या ना माने, हम वैसे बड़े बने फिरते तुरम खान के जी, हम मीडिया भी बढ़ाई है, कोई हम इतना रोल प्ले नहीं कर रहे। जो एक्चुअल काम है वो अदलिया के अंदर से ही। आप देखें ना कि मुशर्रफ साहब का जो कू हुआ था, हमने चूँकि वो पुरानी बात भी करनी है तो मैं बता दूं आपको, मुशर्रफ साहब के कू में सबसे बड़ा काम किसने किया था? सबसे पहले जज साहब ने किया था। उन्होंने इनकार कर दिया था, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, 9 मार्च 2007 को। ठीक है, और उसके बाद किसने किया था? इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद बहुत सारे लोग आज नहीं जानते, नई जनरेशन है। 9 मार्च को जो जज से सीनियर मोस्ट वो थे जस्टिस भगवान दास, और वो अपनी भगवान यात्रा करने गए हुए थे हिंदुस्तान में, उस वक्त छुट्टी पे थे। उनकी मौजूदगी में थे जस्टिस जावेद इकबाल। जावेद इकबाल वही जो यहाँ पर आपको पता है कि लापता अफराद कमीशन के सरबराह हैं, और बड़े कंट्रोवर्शियल किरदार है उनका, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल किरदार है उनका। ठीक है, जावेद इकबाल साहब को पता था क्यों? उसकी वजह यह है कि जावेद इकबाल साहब मुबैना तौर पे कंप्रोमाइज थे, उस वक्त की इंटेलिजेंस सर्विस के हाथों कंप्रोमाइज थे। अच्छा। उनकी ये जो तैयबा गुल का मामला तो अभी आया है ना, इससे पहले भी मेरी इस तरह के कुछ मामलात के बारे में लोग उनका नाम लेते हैं। अगर उनका कोई इस वाले से तरदीद है तो हम उसको चलाएंगे, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इस तरह का वाक़या, जब वो बलूचिस्तान में थे, जज थे, जूनियर जज थे, उस वक्त वहाँ पे भी इस तरह का एक वाक़या इनके साथ रूनुमा हो चुका हुआ।
तो इन्होंने जावेद इकबाल साहब ने अल्फ उठा लिया। जो भगवान दास साहब जब वापस आए, क्योंकि भगवान दास ने वापस आना था तो चीफ जस्टिस तो फिर कायम काम उन्होंने ही बनना था। भगवान दास साहब वापसी पे फ्लाइट के ज़रिए कराची उतरे। जब कराची उतरे तो कराची एयरपोर्ट के ऊपर जहाज़ का जो दरवाज़ा खुला तो सामने मुशर्रफ साहब ने एक बंदे को भेजा हुआ था। अच्छा, ठीक है, मुशर्रफ साहब ने उस बंदे को भेजा हुआ था जो कि भगवान दास का, एक तो वो भी हिंदू कम्युनिटी से था और भगवान दास साहब उसे जानते भी थे। अच्छा, ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने आपसे बात करनी है। तो भगवान दास साहब ने कहा कि जी बताएं क्या बात करनी है। उसने कहा जी ये त्यारा मुशर्रफ साहब ने भेजा हुआ है, अच्छा, वो चाहते हैं कि आप उधर आए, कि आप उधर आ जाएं इस्लामाबाद। भगवान दास ने, जस्टिस भगवान दास ने अपने कम्युनिटी के उस बंदे को कहा कि मुशर्रफ साहब का ये त्यारा उन्हें कहीं वापस ले जाएं, मेरी जब छुट्टी ख़त्म होगी मैं अपने टाइम पे खुद आऊँगा उधर अपने दफ्तर में, अच्छा, मुझे उनके त्यारे पे नहीं जाना। विच वॉज टेलिंग कि वट इट मीन्स। ठीक है। दूसरी बात, जब उस वक्त की जो इंटेलिजेंस थी उस वक्त को पता लगा कि ये तो सारा काम उल्टा हो गया ना। हाँ, ठीक है। जनरल कियानी ISI चीफ थे, 2007 की बात है। तो उस वक्त के जो सेक्टर कमांडर थे कराची के, ये सारी उनकी कार्रवाइयाँ थी। उन्होंने दोबारा उस बंदे को भेजा उसके घर, जस्टिस भगवान दास के घर। अच्छा, जस्टिस भगवान दास उस वक्त का टाइम था उनका को वॉक करने का। तो जस्टिस भगवान दास ने अपनी हिंदू कम्युनिटी के वो जो रिस्पेक्टेबल आदमी उनके साथ वॉक की और उसने कहा, उनके साथी ने कहा कि वो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की है तो मुशर्रफ साहब आपसे बराह रास्त बात कर लेते हैं। वो आपसे बराह रास्त मिलना चाहते हैं। तो भगवान दास साहब ने दो बातें की, दो बातें। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब को कह दें, एक तो मैं बात नहीं करता उनसे, मेरा बनता नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी मुशर्रफ साहब को कह दें कि मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, तो अगर उन्होंने मिलना है तो मेरी अदालत में आ जाए। नंबर 1। दूसरी बात पता है उन्होंने क्या कही? दूसरी बात उन्होंने कही उस बंदे को, उसे कहा कि देखो बेटा, छोटा काम नहीं करना चाहिए। आप तारीख में जाने बुरे नाम से जाओगे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप शर्मिंदा होते हो। क्योंकि ये बात मुझे बराह रास्त पता है कि कौन बंदा है, जो मुझे इजाज़त नहीं है कि उनका नाम लूँ, ये मुझे फर्स्ट हैंड पता है। तो भगवान दास हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जज थे, मतलब हमारे पाकिस्तान के जज थे लेकिन हिंदू कम्युनिटी से थे। ठीक है, मतलब बहुत ही इंटेग्रिटी वाले और इंटेग्रिटी वाले जज थे। अच्छा, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने, आपको पता है वो जब आए तो फिर फुल कोर्ट यहाँ पर हो गई और इफ्तिखार चौधरी साहब को जो रास्ता मिला ना, वो 2 वजह थी। एक तो ये कि लोग पब्लिकली आ गए थे, दूसरा ये भगवान दास साहब थे जिनकी वजह से ये सारा हुआ। तो ये इस तरह के जज होते हैं। और आप देखें, मुझे बताएं, भगवान दास साहब के जैसा जो जज है कौन आया उसके बाद? सेठ साहब आए थे, अपना वकार सेठ साहब, खुदा उनको गरीके रहमत करे। और भी हैं कुछ अननोन भी है। मंसूर अली शाह का नाम बड़ी लोग इज्जत से लेते हैं, जो अभी प्यूने जज है, कमिंग चीफ जस्टिस है। काजी फायज ईसा साहब अब मौजूदा जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, उनके बारे में कुछ कहता हूँ। उनके बारे में लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, बड़ा उनको था। तो देखें अभी ये क्या करते हैं। लेकिन ये मैं आपको जस्टिस भगवान दास की तारीख बता रहा हूँ। ही रिफ्यूज्ड ISI, अच्छा, ही रिफ्यूज्ड मीटिंग ISI, ही रिफ्यूज्ड मीटिंग जनरल मुशर्रफ, ही रिफ्यूज्ड फॉलोइंग द ऑर्डर्स ऑफ जनरल मुशर्रफ। किससे रिफ्यूज़ किया? उनकी अपनी कम्युनिटी। तरीकाकार क्या होता है? तरीकाकार ही होता है कि जब आपको अप्रोच करना होता है तो आपके जानने वालों के थ्रू अप्रोच किया जाता है। बिल्कुल। ही रिफ्यूज्ड। तो आज देखें, मैं और आप आज बैठे हुए, भगवान दास साहब की डेथ हो चुकी है, मैं और आज आप बैठ के बात कर रहे हैं उनकी। अच्छा शाह जी, मैं भी आपको 1-2 वाक़या सुनाता हूँ। यही मुशर्रफ दौर के मार्शल लॉ में जजेस को किस तरह वो किया जाता था। एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे 1999 में ही, जस्टिस अमीरुल मुल्क मैंगल साहब। ठीक। तो
मार्शल लॉ लगा हुआ था, वो कोई जो है ना मैंगल साहब कोई वीकेंड पे अपने गांव जा रहे थे। उनका गांव जो था ना वो नौशकी और वो उस साइड पे था। तो रास्ते में ना चेक पोस्ट आती हैं, बलूचिस्तान में अभी भी हैं चेक पोस्ट, तो उस दौर में भी चेक पोस्टें ज़्यादा थी। तो उनको एक चेक पोस्ट पे ना, ये पूरे कॉन्वाय जो एक चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल होता है उसके साथ जा रहे थे, इनको एक एफसी की चेक पोस्ट पे रोक लिया गया जस्टिस मैंगल साहब को। तो उनके जो प्रोटोकॉल के एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब और जो बाकी थे वो जाके उन्होंने मकामी जो वो उस टाइम कैप्टन था, इंचार्ज था उधर का, उनको बताया कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं तो आप ना रोकें इस तरह, तो ये कोई मतलब ये आप गलत कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तलाशी तो सबकी होगी, इनकी गाड़ी की तलाशी होगी। उन्होंने चीफ जस्टिस मैंगल साहब को बताया, मैंगल साहब ने कहा आप रुकना नहीं है, तुम गाड़ी को फ़ौरन लेके चलो और कोई तलाशी नहीं होगी। तो उनका जो कॉन्वाय था उन्होंने वो गाड़ियाँ वो कर दी, और जो एफसी के एहलकार थे उन्होंने पीछे से फायरिंग कर दी चीफ जस्टिस के जो कॉन्वाय था उसके ऊपर। खैर वो चीफ जस्टिस साहब चले गए अपने गांव, जो काम शाम था वो वापस आके उन्होंने सो मोटो लेके अपने जो दो और उस टाइम जो हाई कोर्ट के थे जजेस थे उनसे मुलाकात करके कि इसके ख़िलाफ़ क्या किया जाना चाहिए। जो चीफ़ जस्टिस के जो सीनियर प्यूनी जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, वो आपके इफ्तिखार चौधरी साहब थे, और जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज थे वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब, ये नैब वाले थे। इन तीन के साथ मुशावरत की कि क्या होना चाहिए। इन्होंने मशवरा दिया कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएं जो मुतलका उस जो चौकी था या उस एरिया का इंचार्ज था कैप्टन, उसके ख़िलाफ़, और उसको अदालत बुलाया जाए। इन्होंने जो है ना वो कॉन्टेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उस कैप्टन के ख़िलाफ़। और उसी दौरान जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट या जो उस एफसी और उनकी तरफ से ये हुआ कि ये जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे अमीरुल मुल्क मैंगल साहब, इनका जो है वो प्रमोशन एलिविएट करके सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नाम भेज दिया कि इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटा के सुप्रीम कोर्ट। ये दरअसल दूसरे लफ्ज़ों में यही था कि तबादला कर देना होता है ना जैसे। तो इनको जो है ना वो समझ आ गई। इन्होंने जो है वो उस टाइम सेक्रेटरी जो लॉ थे उनको फ़ोन किया कि मुझे ये पता चला है कि मेरा जो है वो तबादला किया जा रहा है, तबादला नहीं कि मुझे एलिविएशन के नाम पे जो है ना वो बलूचिस्तान से ऊपर इधर सुप्रीम कोर्ट। तो आप अपने बॉस को बता दें कि मैं जो है ना रिज़ाइन करना वो कर लूँगा, गवारा कर लूँगा, मैं ये तबादला या ये जो सुप्रीम कोर्ट में एलिविएशन है वो गवारा नहीं करूँगा। बहरहाल इनके जो है वो समरी और वो अप्रूव हो के भेजी गई इनको बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से हटा के सुप्रीम कोर्ट लाने के लिए। तो उन्होंने मैंगल साहब ने रिज़ाइन कर दिया और जो इफ्तिखार चौधरी साहब थे वो चीफ जस्टिस बन गए। कुछ ही अरसे बाद जो है ना यही नूरुल मुल्क मैंगल साहब ने अमीरुल मुल्क मैंगल साहब ने उसी मुशर्रफ के जो है ना वो गवर्नर का वो एक्सेप्ट करके वो बलूचिस्तान के गवर्नर बन गए। तो जिस सेक्रेटरी साहब को ना ये अमीरुल मुल्क मैंगल साहब ने फ़ोन करके कहा था कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे, मैं यहाँ नहीं आऊँगा सुप्रीम कोर्ट, उसी सेक्रेटरी साहब की मुलाकात हो गई मैंगल साहब से। तो सेक्रेटरी साहब ने जो है ना ये उनसे सवाल पूछा कि जज साहब आपने जो मुझे बात की थी, मुझे अभी तक याद है कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं आऊँगा, मैं रिज़ाइन कर दूँगा, और आपने रिज़ाइन कर भी दिया, और फिर उसके बाद आपने जो है वो गवर्नर का ओहदा वो कबूल कर लिया, ये खुला तजाद नहीं है आपका और उसी डिक्टेटर के उसमें। तो उसने कहते हैं मेरी उस सेक्रेटरी से जो बात हुई जो जिनके पास ये फर्स्ट हैंड वो था, वो सेक्रेटरी साहब कहते हैं मुझे जज साहब ने कहा कि देखें अगर मैं उस टाइम तबादले का या वो कह देता ना, मंजूर वो कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता, तो इट मीन्स वो एक कैप्टन जो है ना वो एक सूबे के चीफ जस्टिस से ज़्यादा पावरफुल है, जिसने उसका चीफ जस्टिस का तबादला करा के वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवा दिया। तो मैं इसी वजह से मैंने वो रिज़ाइन करना मुनासिब समझा, मैंने उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट में आने के। तो यही वजह थी मैंने रिज़ाइन किया, और जो मैंने ओहदा कबूल किया है
वो भी इसलिए कि जो गवर्नर का था वो एक मतलब बड़े लेवल पे जो फौजी कमांड में ये फैसला किया गया अपॉइंट करने का, तो इट मींस कि मैं वो जो है ना उस कैप्टन को भी शिकस्त होगी और वो इस वजह से फिर मैंने ये गवर्नर का ओहदा कबूल वैसे मैं अब फ्रैंकली बात बताऊं, अमीरुल मुल्क बेंगल साहब जिधर भी होंगे खुदा उनको खैरियत से रखे, मैं उनकी दोनों राय से बड़े अदब से एहतराम करता हूँ। पहली बात यह है कि अगर कोई भी रोके, पुलिस वाला रोके या कोई भी सिक्योरिटी वाला रोके, तो मेरे ख्याल में इससे किसी की इज़्ज़त कम नहीं होती, रुक के तलाशी देनी चाहिए। एक पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में उनकी राय वहाँ वो कह रहे थे कि हम जज हैं तो हम तुम मावरा हैं, ये बात दुरुस्त नहीं। दूसरी बात ये है कि वो हुए बीमार जिसके सबब उसी इफ्तार के लोंडे से दुआ लेते हैं। क्या है मीर, हुए बीमार जिसके सबब। हाँ, इशू ये है कि खुदा उनको खैरियत से रखे। जो ओहदा था उनका वो बड़ा अहम ओहदा था, वो उसी पे रहते, अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाते, इधर आ जाते, खैर ये उनकी राय है। तो मेरे ख्याल में शाह जी आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद, वो अगर सुप्रीम कोर्ट उस टाइम आ जाते ना तो विद इन थ्री इयर्स जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाते, लेकिन वो उन्होंने वो उसको नहीं किया, अपनी एक इंटेग्रिटी और उसको वो किया। अच्छा शाह जी एक और मैं छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ। 2007 में ना जब परवेज़ मुशर्रफ का ये चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, तो उस टाइम जजेस को कोई शक हुआ कि उनकी बगिंग हो रही है, ख़ासतौर पे जो टी रूम थे या इस तरह के, तो उन्होंने ना वो क्योंकि उनको शक था कि ये जो मिलिट्री की तरफ से वो किया जा सकता है, तो उन्होंने आईबी को बुला के स्वीपिंग सारी सुप्रीम कोर्ट की करवाई, और जब आईबी ने स्वीपिंग कराई तो पता चला कि अब उनकी पूरी बिल्डिंग ही जो है ना वो उसकी बगिंग हो रही थी। अब मैं आपको इसकी अगली बात बताऊँ। बिल्कुल। देखिए 2007 में आईबी के सरबराह थे ब्रिगेडियर एजाज शाह, वो आज भी हयात है। तो जब उन्होंने वो स्वीपिंग करवाई ना, अच्छा, तो वो भी ज़ाहिर है ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का भी एक बैकग्राउंड है ना, ज़ाहिर है आईएसआई में रहे और ये, तो ब्रिगेडियर एजाज शाह आईबी को ऐड कर रहे थे। तो मैंने तो ये सुना है कि वो उनके जो बग्स हैं वो उतर के कोई नए बग्स लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक से मतलब दूसरी तरफ उन्होंने वो कर लिया। तो वो भी तो एक एक्सटेंशन ही थी ना, उसी सिस्टम की एक एक्सटेंशन। तो मैंने तो ये सुना है कि अब ये तो दीवारें बातें करती है ना, पता नहीं क्या कहानी थी, लेकिन मैंने ये सुना है कि वो बग्स उतर के शायद कुछ और लग गया। बड़ी बात है। तो आपके पास शाह जी कोई एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी शेयर करने के लिए? मेरे पास जो अहम इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताया कि वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। वो बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मुझे यकीन है कि कल तक नहीं जाएगी। दूसरी बात यह है कि एक छोटा सा मामला जो बड़ा मुझे जानना है, तो मुझे बड़ा जान के मुझे बड़ा दुख हुआ है। आपको पता है बिशाम में जो वाक़या हुआ, 5 चीनी हमारे, हाँ बिल्कुल, भाई, वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद पाकिस्तान तहकीकात कर रहा है, वजारत ख़ारजा ने भी आज इसके ऊपर बड़ा सख्त बयान दिया कि हम चीन से राब्ते में हैं। मुझे लगता है कि चीनी बड़े दुखी हैं, हमारे चीनी भाई वो बड़े दुखी हैं। आपको पता है तकरीबन $64 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और वो दुखी क्यों है और दुख का इजहार कैसे हो रहा है कि पहले भी जब वाक़या हुआ था 2021 में, तो उन्होंने कहा था कि ये इन वाक़यात पर काबू पाएँ, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि वरना हम विड्रॉ कर जाएंगे, ये कहा था उन्होंने, रिकॉर्ड की बात है। अभी कल वज़ीर-ए-आज़म साहब वजारत ख़ारजा में एक अफ्तार थी, वहाँ पर थे। अच्छा, वज़ीर ख़जाना भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर ख़ारजा सागडार साहब थे, और कमो बेश तमाम एम्बेसीज़ के इन्वेस्टर्स और उनके जो होते हैं रैप्स थे। यूएस एम्बेसी का नंबर 2 वहाँ पर था। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो है वो शायद कहीं और गई हुई थी, शहर में नहीं थी, वो नहीं आई, लेकिन उनका कोई बंदा था। कैनेडियंस थे, वो सारे थे, सारे मतलब, लेकिन जो नहीं देखे गए ना वो हमारे चीनी भाई नहीं देखे। अच्छा, ये बड़ी छोटी बातें होती हैं। नहीं शाह जी, ये जब इस तरह के कोई पाकिस्तानी डेलीगेशन भी जाए ना, और ख़ास तौर पे ये इस तरह के जो उनके दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद, तो चीनी जो है ना बड़ा सख्त रिएक्शन देते हैं और हुकूमत को जो है ना बड़े वो करते हैं। सब ऐसा ही है, तो मेरे ख्याल में यही है आज के लिए। हाँ, तो वो जो कमेंट्स पढ़ने थे वो कल ही कर लें। आपने आंख मार दी है मुझे, मैंने वसूल कर लिए। तो नाजरीन, कमेंट्स हम कल पढ़ेंगे। इन्होंने मुझे आंख मार दी है, चूँकि आपने देखा नहीं, मैंने बता दिया। तो कमेंट्स हम कल पढ़ेंगे। आज का प्रोग्राम है ये, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल नई अपडेट्स के साथ और मेरे पास एक बड़ी खबर है, उसके साथ हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे।